नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद शर्मा और आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य को लेके। हमारे यहाँ मूल रूप से जो चिकित्सा की पद्धति है वो आयुर्वेद रही है और आयुर्वेद को हम कह सकते हैं अलग से पांचवा वेद भी उसको कहा जा सकता है। केवल उपचार की बात नहीं होती है, एक जीवन किस प्रकार से हम जी सकते हैं और हम उपचार की नौबत ही नहीं आए, इस तरह का जीवन किस प्रकार से हो सकता है खान पान के माध्यम से, अलग अलग चीजों के माध्यम से। ये एक बड़ा विषय है आयुर्वेद का। और आज हमारे स्टूडियो में जो है चर्चा करने के लिए हमारे साथ आयुर्वेद के विशेष रूप से तज्ञ और हम कह सकते हैं जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में प्रोफेसर रहे, ऐसे प्रोफेसर कमलेश कुमार जी हमारे साथ में। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कमलेश धन्यवाद। जी से चर्चा करेंगे कि इस समय जैसे नवरात्रि का दौर ये चल रहा है, ऋतु परिवर्तन का समय कहा जाता है, संधि वेला कहा जाता है, तो इस समय खासतौर पर पहले तो जानना ये चाहेंगे कि किस प्रकार की बीमारियों का आने का संकट ज्यादा रहता है। जी, धन्यवाद विवेकानंद जी। आपने ठीक ही प्रश्न किया है, समसामयिक विषय है ये। सौभाग्य से हम जहाँ रहते हैं वहाँ 6 ऋतुएं होने वाला यही एक देश है। हमारे यहाँ सारे पर्व त्योहार ये सब स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके ही रचे गए हैं, बनाए गए हैं। अभी आज नवरात्रा स्थापना हुआ है, युगाब्द भी प्रारंभ हुआ, नववर्ष भी प्रारंभ हुआ है, वसंत ऋतु शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रकट उसका अब हो रहा है। तो इसका स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए थोड़ा सा काल का व्यतिक्रम हो जाने के कारण, जैसे काल के लक्षण पहले आते थे, जब ऋतु के अनुरूप लक्षण नहीं होते हैं तो बीमारियों के पैदा होने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती है। जैसे सर्दी जाते जाते जाए और धीरे धीरे गर्मी आए, उसके बजाय एक साथ जब गर्मी आती है तो भी बीमारियां आती हैं, और एक साथ गर्मी आई और फिर ठंड आ गई तो भी बीमारियां होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। उसका कारण यह है कि शरीर में इस प्रकार के परिवर्तन तात्कालिक रूप से नहीं हो पाते, शरीर बदलते हुए मौसम के लिए तैयार हो नहीं पाता। आधुनिक दृष्टि से देखें तो इस प्रकार के वातावरण में विभिन्न विभिन्न प्रकार के वायरसेस वो ज्यादा फैलते हैं, ज्यादा बढ़ते हैं। ऐसे में सावधानी रखने की बात है कि शरीर को अगली ऋतु के लिए तैयार करने के लिए अभी मौसम का जो बदलाव है उस पर थोड़ा सावधान रहना। जो तापमान का व्यतिक्रम है, एक साथ गर्मी में न जाना, एक साथ ठंड में न आना, तो खान पान, रहन सहन और आचार विचार, इन तीनों विषयों पर थोड़ा फोकस करेंगे तो हम अब इसमें ऋतु परिवर्तन जन्य जो विकार है उनसे बचे हुए रह सकेंगे। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से तापमान की बात कही तो एक हंसी मजाक में ये चर्चा चल रही है इस समय कि समझ में नहीं आ रहा, लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, दोपहर में एसी चलाना पड़ता है, रात को जो है थोड़ा मोटा कंबल ओढ़ना पड़ता है, इस तरह की स्थिति भी आ रही है। तो आपने कहा रहन सहन कैसा करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही साथ गर्मी का दौर आने वाला है और कहें कि आहट तो हो ही गई है, ये तो कुछ ठंडी हवाएं बीच में आ गई हैं। ऐसे में चूंकि हम लोग राजस्थान में रहने वाले लोग हैं और इस समय खान पान को लेके क्या कुछ विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, किन चीजों से बचने की जरूरत है, क्योंकि खासतौर पर छोटे बच्चे आइसक्रीम की जिद करने लग गए हैं। जी, हालांकि अपने पुरातन त्योहारों की दृष्टि से शीतलाष्टमी पिछले दिनों निकल चुकी है। हाँ। परंतु अभी वातावरण शीतलाष्टमी के अनुरूप सुबह शाम ठंडा खाने जैसा नहीं हुआ है। और अब जैसा मैंने कहा कि दिन में तेज गर्मी है और रात में ठंड होती है, तो फिलहाल गर्मी की ऋतुचर्या से अभी परहेज रखना ज़्यादा ठीक है। और ख़ास तौर से सर्दी की चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ना, लेकिन तुरंत गर्मी के खान पान को नहीं अपनाना चाहिए। इसलिए कम से कम सुबह जल्दी या देर रात अभी थोड़ा ओढ़ने करने का, पूरे आधे उसको गर्मी से सर्दी से बचाव का पूरा ध्यान रखना। रात में जब सो रहे हैं तब थोड़ी गर्मी रहती है, लेकिन उठते हैं तब ठंड हो जाती है। तो रात के तापमान को देख करके सुबह की कल्पना नहीं करना, उसके लिए पूरी व्यवस्था ओढ़ने करने की रखना। मध्य रात्रि के पश्चात जैसे जैसे रात ढलेगी, ठंड बढ़ती है, तो एक तो उसका ध्यान रखना। इम्यूनिटी बढ़ाने की भी आवश्यकता है। पक्की बात है, ऐसे ऋतु परिवर्तन के समय ऋतु शरीर की जो इम्यूनिटी है उस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। तो परंपरा से हमारे यहाँ तो साल भर को अगर अपने आप को इम्यूनाइज करना है, त्वक विकारों से, रक्त विकारों से यदि बचना है, बैक्टीरिया से, फंगस से बचना है, इस समय प्रकृति ने सहज रूप से हमारे लिए वरदान के रूप में दिया। और नीम की कच्ची कोपल इस समय आ रही होती है। ये साधारणतया 5 दिन से लेकर 1 महीने तक अगर कोई व्यक्ति ले लेता है कच्ची कोपल को, छोटी छोटी कच्ची कोपल 8 से 10 लेकर 15 तक, तो आप मानकर चलिए 1 साल के लिए वह इतना इम्यूनाइज्ड होगा कि जल्दी से उसे किसी प्रकार का बुखार नहीं होगा,
जितने वेक्टर्स है यानी मच्छर से होने वाली जो बीमारियां उनसे बचा हुआ रहेगा, वायरल इन्फेक्शन से वह बचा रहेगा। खास तौर से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारा श्वसन संस्थान है, हमारा रक्त संचरण संस्थान है, तो रक्त शोधन होगा। आंखों की धीरे धीरे दृष्टि में अगर कमी आ रही है तो आंखों के होने वाले रोग उनसे बचे रहेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जितने प्रकार के रोग कारक हैं उन सब कारकों का प्रतिषेध हम नीम के माध्यम से कर सकते हैं। तो एक उपयुक्त समय है जो इस समय हम इसका प्रयोग करें। वैद्य जी ने बहुत काम की चीज बता दी है, बिना खर्चे का उपचार बता दिया, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और साथ ही साथ एंटीवायरल और चीज भी कैसी बताई है। केवल नीम की जो ताजा पत्तियां इस समय नई कोपल फूट रही है, वो पत्तियां आप यदि 7-8-10 पत्तियां नियमित रूप से खाते हैं 5 दिन से 15-20 दिन तक, 25 दिन तक, तो ये आपका वर्ष भर का इंश्योरेंस हो जाता है एक प्रकार से स्वास्थ्य को लेके। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन आपसे जानना ये भी चाहेंगे कि कई बार आयुर्वेद को लेके लोगों में ये एक बात रहती है कि आयुर्वेद की बताई हुई कोई चीज का आप अनुपालन कर रहे हैं तो बहुत से पथ्य परहेज भी रखने होते हैं, बहुत सी बातें रखनी पड़ती है। ये जो नीम वाला प्रयोग आप बता रहे हैं, ये लेते समय भी क्या कोई विशेष सावधानी रखने की जरूरत है? किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, क्या ऐसा भी कुछ मामला है? और कोई और इसके साथ में खान पान में कुछ बात करनी हो तो? नीम की पत्ती के लिए परहेज नहीं है। परहेज हो सकता है उस व्यक्ति की स्थिति के लिए, परहेज हो सकता है उस वो मौसम के लिए। पहले से किसी व्यक्ति को कोई इस प्रकार की बीमारी है, बच्चों के लिए थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी 5 साल के बाद बच्चों को ये खा लेने का 2 पत्ती 3 पत्ती का अभ्यास कर लेना चाहिए। वो ऐसे नहीं खाएं, थोड़ा मिश्री के साथ दे दिया, उसको पीस करके थोड़ा शहद मिलाकर दे दिया, क्योंकि ये काल थोड़े ऋतुओं के हिसाब से कफ के प्रकोप का काल भी होता है। ऐसे में कफ जनित व्याधियां, सर्दी, जुकाम, खांसी इसमें विशेष रूप से होती है। बुखार आने के बाद भी देर तक खांसी नहीं जा रही है, इन दोनों में इस प्रकार की बीमार ज्यादा भी आ रहे हैं। बुखार आया तो भी, नहीं आया तो भी बदन में टूटन ये बनी सी रहती है, ये वात और कफ इन दोनों के कारण हो रही होती है। तो ऐसे में रोगी की स्थिति को देख करके नीम के पत्ते में कोई विशेष परहेज नहीं है, लेकिन एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है रोगी में, मान लीजिए सर्दी जुकाम हो रहा है, तो ऐसे में कच्चे दही या कच्चे छाछ की प्रिपरेशन के बजाय छाछ से बनी हुई कोई प्रिपरेशन, कढ़ी है, राबड़ी है, उसका अगर सेवन करता है तो फिर ऐसी परहेज जैसी कोई बात नहीं है। अभी चूंकि दिन में गर्मी रहती है तो फ्रिज में रखी हुई चीजों से फिलहाल परहेज करना, गले के संक्रमण से बचने के लिए। तो थोड़ी सुबह शाम कोसा जल ले लें और फ्रिज से रखी हुई चीजों से बचाव करें, बासी चीजों का परहेज करें। अभी ठंडी चीज खाने का मौसम नहीं आया है, आइसक्रीम से भी थोड़े दिन दूरी बना के रखनी चाहिए। दही कच्चा फिलहाल नहीं लें, फ्रिज में रखा हुआ तो बिल्कुल न लें। तो ये कुछ मौसम के कारण और तापमान को ध्यान में रखते हुए इतना परहेज रखना चाहिए। अक्सर ये कहा जाता है कि खांसी जुकाम हो जाती है तो दही छाछ एक प्रकार से बंद कर दिया जाता है। मुझे ध्यान आ रहा है एक वो आपने नुस्खा एक बार बताया हुआ था, मैं चाहूंगा वो दर्शकों तक भी हो जाए। जरूर, कि यदि किसी के वो खांसी जुकाम है और छाछ लेने की प्रबल इच्छा हो रही हो तो क्या तरीका हो सकता है? बिल्कुल, देखिए छाछ जुकाम बढ़ाती है, छाछ जुकाम को ठीक भी करती है। तरीका उसका बनाने का है, एक संस्कार यदि उसका कर लिया तो फिर दिक्कत नहीं होगी। असल में छाछ फायदेमंद है, छाछ की शीतलता नुकसान देती है, तो हमने उसके ठंडेपन को दूर कर दिया तो फिर वह हमारे लिए फायदेमंद होगी। जैसे मैंने कहा कि छाछ की बनी हुई कोई गर्म प्रिपरेशन, कढ़ी, राबड़ी तो हो ही सकती है, पर छाछ की यदि इच्छा है तो केवल पतीले में जीरे के दाने या सरसों के दाने डाल करके उनको ड्राई रोस्ट करना, उसको छोंक देना बिना किसी चिकनाई के। हमारे शरीर के समतापी उस छाछ को यदि हम कर लेते हैं तो फिर वह दवा का ही काम करेगी। दही के बजाय, दही के गुण होती है कहीं भी किसी भी प्रकार के हमारे टिश्यू लेवल पर भी सूजन है तो उसको बढ़ाता है, छाछ उस सूजन को दूर करती है। तो वही छाछ, गले में सूजन है, नाक में सूजन है, नाक बंद हो रहे हैं, गला खराब है, फेफड़ों में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में छाछ और छाछ की बनी हुई प्रिपरेशन पर छाछ को संस्कारित करके थोड़ी गर्म करके अपने शरीर के तापमान से थोड़ा गर्म तापमान करके ले लिया तो हम उससे बच सकते हैं। इसके अलावा इस मौसम में एक घरेलू नुस्खा और बता देता हूँ, आपने पूछा है कि किसी भी आधुनिक चिकित्सक के पास जाएंगे तो वायरल इन्फेक्शन में भी प्राय वह एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। ये उनकी अपनी दृष्टि हो सकती है, पर जहां तक हो सके अपने पर्स को बचाना और अपने स्वास्थ्य को बचाना, शरीर को बचाना है तो घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस समय जो ड्राई कफ चल रही है उससे बचना है तो घर में हमारे पास उपलब्ध है। 1 चम्मच आटे की चोकर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। रेशो ध्यान कर लीजिए, 1 चम्मच चोकर, आधा चम्मच धनिया, चौथाई चम्मच हल्दी, 4 काली मिर्च, 1 लौंग,
अदरक का टुकड़ा, 2 तुलसी के पत्ते, 1 गिलास पानी में उबालिए उसको। उबलते उबलते आधा जब रह जाए, छानने से पहले रुचि के अनुसार थोड़ा मीठा डालिए, छान कर पिलाइए। बहुत सूदिंग इफेक्ट होगा, गले की सूजन दूर करेगा, गले को खराश होगी उसे दूर करेगा, खांसी जुकाम हुआ तो उसमें आराम करेगा। ऐसा एक घरेलू प्रयोग कर सकते हैं। इनमें जो उपलब्ध हो वो करें, एक आध चीज न हो तो भी चलेगा, बाकी को हम प्रयोग करके करेंगे तो लाभ मिलेगा। आजकल वैसे आयुर्वेद को लेके जो है वो एक नई क्रांति सी आ रही है, और उसमें भी 2 चीजें हैं, जो 2 नाम ऐसे सुनने को मिलते हैं जिनको आयुर्वेद का प्रतिनिधि मान लिया गया है। एक आंवला है, दूसरा एलोवेरा है। तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों तक ये भी थोड़ी जानकारी हो जाए कि क्या इन दोनों चीजों का उपयोग 12 महीने किया जा सकता है? हाँ, आंवले के विषय में तो एक हमारा नित्य सेवनीय है। आंवला कच्चा पक्का सूखा गीला जिस किसी भी रूप में मिले उसका सेवन 12 महीनों किया जा सकता है। हाँ, एलोवेरा के विषय में जरूर है कि एक तो एलोवेरा की कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं, तो जरा चिकित्सक से संपर्क करके कि सब प्रजातियां सब व्यक्तियों के लिए अनुकूल नहीं होती हैं। कुछ प्रजातियां एलोवेरा की ऐसी होती हैं जो जरा पित्त प्रकृति के व्यक्तियों में पित्त बढ़ा देती हैं, एसिडिटी की शिकायत वो करते हैं खाने पर, तो उनसे बचना चाहिए। उस पर्टिकुलर प्रजाति का उपयोग वो न करें, या पित्त प्रकृति के व्यक्ति कम मात्रा में करें। इसके बाहरी प्रयोग के लिए एलोवेरा पर्याप्त है, निरापद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आभ्यंतर प्रयोग जब आपको करना हो तो एक तो उसकी देशी प्रजाति हो, और पित्त प्रकृति के व्यक्ति थोड़ा कम मात्रा में या गर्मी की ऋतु में प्रयोग न करें तो अच्छा है। इस समय मिलेट्स का भी बहुत जोर है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उनके विषय में कहते रहते हैं। गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ जौ का उपयोग होता है, ज्वार में जौ का उपयोग होता है सामान्यतः, और सर्दी में जो है वो बाजरे का उपयोग होता है। लेकिन फिर भी इनके अलावा भी कई सारे नाम सुनने को मिलते हैं, जैसे रागी हो गया, ज्वार हो गया। तो क्या लगता है ये जो मौसम आ रहा है गर्मी का, इसमें बाजरे को छोड़ के बाकी सब मोटे अनाज का उपयोग कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये एक तो सामान्य सिद्धांत है जो मैं प्राय हर बार जब भी किस प्रकार की चर्चा होती है तो जरूर ध्यान देने की बात है कि सब जितने भी ये मिलेट्स हैं इनका उत्पत्ति स्थान अलग अलग है। एक सामान्य सी बात है, अकॉर्डिंग टू सीजन और अकॉर्डिंग टू रीजन, हम जिस देश क्षेत्र में पैदा होते हैं उस देश क्षेत्र में पैदा होने वाले मिलेट्स हमारे लिए ज्यादा उपयोगी हैं। सीजन एंड रीजन। सीजन एंड रीजन। तो सीजन ये है कि अब गर्मी आएंगी, जौ की तासीर थोड़ी ठंडी रहती है, तो गर्मियों के दिनों में जौ, ज्वार, मक्का इनका उपयोग करें। गर्मी के दिनों, सर्दी के दिनों में हम रागी और बाजरे का, रागी का हम करते जरूर हैं। आजकल देश भेद रहा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान हो गया, कोई एक चीज यहाँ पैदा होती है अगले दिन दूसरी जगह मिल जाती है। फिर भी उस क्षेत्र विशेष के कारण जो गुणानुबंध होता है, तो प्राय रागी दक्षिण भारत में पैदा होता है, वहाँ मिलेट के नाते रागी का प्रचुर प्रयोग करें। हमारे यहाँ सर्दी में बाजरे का, और खासतौर से मारवाड़ में तो जो देसी बाजरी होती है वो 12 महीने खाते हैं, वो उनको अभ्यास से अनुकूल है इसलिए। परंतु शहरीकरण के कारण वो बाजरी खाते हैं तो उनके साथ गव्य का प्रयोग यानी घी और दूध प्रचुर मात्रा में लेते हैं वो, इसलिए उनको नुकसान नहीं करता। हम डर के मारे घी खाना बंद कर देते हैं, फिर बाजरा खाएंगे तो परेशानी में आएंगे। इसलिए गर्मी में अभी जौ, ज्वार, मक्का का प्रयोग करें, गर्मी में बाजरे का मक्का को लेकर तो अपने यहाँ सामान्यतः सर्दी में ज्यादा, सर्दी में चलती है। पर जैसे वागड़ का क्षेत्र, जैसे मैंने कहा कि इधर इतना पैदा, अपने जयपुर रीजन में मक्का इतना पैदा भी नहीं होता, पर जैसे वागड़ क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र है, उधर 12 महीनों मक्का खाते हैं। पर उन दिनों, इन दिनों में वो गर्मियों के साथ इसमें ग्रीष्म ऋतु में भी सर्दी के अलावा मक्का का प्रयोग किया जाता है। ये भी विषय बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन एक प्रश्न और करना चाहेंगे आपसे। घी की जो अभी आपने बात कही, गव्य की बात कही, कि यदि आप बाजरे का उपयोग करते हैं तो फिर दूध, दही, घी, छाछ इनका प्रचुर मात्रा में उपयोग करना जरूरी है। आजकल की जो नई पीढ़ी है उसमें तो खासतौर पर घी को लेकर ये रहता है कि घी खा लेंगे तो मोटे हो जाएंगे, वेट बढ़ जाएगा, और अपने आप को फिट रखना है। फिर कुछ बड़ी आयु के लोग हैं वो कोलेस्ट्रॉल की चिंता करने लग जाते हैं। तो घी को लेके जो मिथ बने हुए हैं, मैं चाहूंगा दर्शकों तक उनका भी निराकरण हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, घी को लेकर जो मिथ बन गया है, जो भ्रांति बनी, उसको दूर कर लेंगे जरूर। एक तो ध्यान में रहे, घी उसकी तासीर है उष्ण, वो गर्म है, मतलब ये ठंडी तासीर वाला नहीं है घी, इस कारण से फैट डिपोजिशन हो ही नहीं सकता। एक सामान्य सा सिद्धांत सबको पालन करना लाना चाहिए, जितना खाओ उतना पचाओ, फिर कोई डिपॉजिट नहीं होगा। और घी इसलिए भी जरूरी है, घी यानी चिकनाई किसी भी प्रकार की, आप देखिए पूरे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हार्ट नियमित रूप से काम करता है, उसको चिकनाई चाहिए। दिन भर में हम कितनी बार हमारा ये वाइपर आंखों के पलक झलकता है, उसको चिकनाई चाहिए। हमारे हर जॉइंट के मूवमेंट को चिकनाई चाहिए।
इसलिए अभी हम छोटी उम्र के लोग डर के मारे घी का परहेज करेंगे तो 40 साल के बाद घुटना का रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। उनसे यदि बचना है तो इस सिद्धांत का पालन करते हुए कि आप घी खाते हो तो पचाने जितना व्यायाम भी करो, फिर घी शरीर के लिए फायदेमंद है। मैं घी तो खा लूं और फिर दिन भर बैठा रहूं तो तो काम नहीं चलेगा। इसलिए घी खाइए पर उसको पचाइए। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि घी और बटर की जो तुलना होती है, बटर से मतलब मेरा मतलब ये देसी भाषा में लूणिया घी जिसको हम कहते हैं, इन दोनों की भी तुलना करते हैं, तो इनमें ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा? श्रेष्ठ है ताजा मक्खन, जैसे जिसको भगवान कृष्ण चुरा कर खाने की प्रेरणा दे गए थे, वो लौण्या घी। उसका कारण है घी को गर्म करते समय उसमें बहुत से ऐसे छाछ के अंश जिनको गर्म करके निकाल देते हैं। लौण्या घी में उस छाछ में कुछ इस प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो उसको पचाने में सहायक होते हैं, जो गर्म किए हुए प्योर घी में उतनी मात्रा में नहीं रहते हैं। तो लौण्या घी ताजा मक्खन जिसे हम कहेंगे, बटर नहीं, मक्खन। मक्खन, हाँ, जैसे लौण्या घी आपने भगवान कृष्ण के साथ में जुड़ा हुआ हाँ है। हाँ, तो वो घी चूंकि कुछ एंजाइम्स उसमें अतिरिक्त रहते हैं, उसका पाचन आसान होता है, हजम आसानी से होता है, डिपोजिट होने का कोई कारण नहीं, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो हो सकता है दर्शकों के मन में और भी कई तरह के प्रश्न आ रहे होंगे, तो आपके मन में यदि कोई प्रश्न आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बता सकते हैं। और इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के एपिसोड और भी आते रहेंगे। अगले एपिसोड में हम प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं को भी प्रश्न के रूप में उठाने का, और निश्चित रूप से बहुत सी चीजों को लेके, खान पान, आहार और ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन हो रहा है, क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए, इस एपिसोड में तमाम विषयों पर चर्चा हुई। कमलेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने सहजता से नई नई चीजों की जानकारी दी और सामान्य जीवन में क्या कुछ करना चाहिए। निश्चित रूप से आपका जो ये बताया गया विषय है, ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी होगा। आपने समय दिया, आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।